अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो यूनिट 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज दी हुई हैं। चारों एक्सरसाइज एक ही टॉपिक से रिलेट करती है। तो चारों एक्सरसाइज आज ही की वीडियो में कराऊंगा और आपको इसका सॉल्व भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 4 आज की वीडियो में हमने कंप्लीट करना है। तो ये एक्सरसाइज आसान नहीं है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी जो है वो अपग्रेड टॉपिक है। काफ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है। टॉपिक सेंटेंस और क्लस्टर मेकिंग या क्लस्टरिंग। तो इसको समझना पड़ेगा आपको। मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान है। बस जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है। और ये जो यहाँ पर क्लस्टर बना के दिया हुआ है इसको याद रखना है। आपने माइंड मैपिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे 9 में किया था। ठीक है, तो चलें इसे जल्दी से मैं कराता हूँ और समझाता हूँ होता क्या है। देखिए यहाँ पर मैं स्टोरी की तरह से बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी जो है टॉपिक पे पैराग्राफ लिखें, तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेंसिल उठाएंगे और जो जहन में आएगा वो लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सिंध देखिए, सिंध, यहाँ पर आपको सिंध दिया हुआ ना, तो सिंध की ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास सिंध। तो सिंध के मुतालिक आपने पैराग्राफ लिखना है। तो आपके पास सिंध से मुतालिक अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं। आप सिंध जो है आपके पास एक मेन टॉपिक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं सिंध के अंदर। अब सिंध के अंदर सिंधी लोग आते हैं, सिंध के अंदर कराची आता है, सिंध के अंदर और जो है वो सिंध के शहर आते हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, मीरपुर ख़ास हो गया, और हमारा जो है वो ठट्टा हो गया, लाड़काना हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शहर सिंध के आते हैं। ठीक है, जिनके मैं नाम ना भी ले सकूं लेकिन आप जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शहर आते हैं सिंध के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब सिंध के अंदर इसी तरह से और चीज़ें भी आती हैं। सिंध के लोगों की हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या है? मेहमान नवाजी, यानी काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। जो भी मेहमान उनके घर आ जाए तो वो उनको खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिंध की हिस्ट्री। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ गई। तो यहाँ पर क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है कि आप जो है वो एक टॉपिक हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप सोचें कि आपने लिखना क्या है। ठीक है, वो बातें सोचना, ये आपके पास कहलाता है क्लस्टरिंग। ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्लस्टरिंग। यानी आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने टॉपिक में क्या क्या चीज़ें लिखनी है और मैंने अगर अपना पैराग्राफ लिखना है तो किससे रिलेटेड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल देखें, यहाँ पर अब हम आपके स्कूल के ऊपर क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्कूल। ठीक है, तो अब आपका स्कूल, सिर्फ इसी पे तो हम पैराग्राफ नहीं लिख सकते ना। आपके स्कूल के पीरियड्स कितने होते हैं उस पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। कौन सी क्लास सबसे अच्छा परफॉर्म करती है पूरे स्कूल में, इसके ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हैं। कौन सी टीचर सबसे अच्छा पढ़ाती है स्कूल में, इसके ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हैं। कौन से टीचर जो है वो बहुत फ्रेंडली है, इसके ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपके स्कूल से रिलेटेड इस टॉपिक पे जा सकते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास होती है क्लस्टरिंग के। हम सोचें कि हम टॉपिक के किन किन चीज़ों से मुतालिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको लिखने के लिए दिया करें ना, तो ऐसा नहीं है कि पेपर पेंसिल उठाई और लिखना शुरू कर दिया। पहले सोचें कि किससे रिलेटेड आपने लिखना है। तो फिर यहाँ पर रिपीट करता हूँ, देखें, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। क्लस्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग बनाना सीखा था ना, कि हम जो है वो माइंड में चीज़ें बना रहे हैं कि हम एक चीज़ से रिलेटेड क्या क्या बातें लिख सकते हैं। ठीक है, और आइडिया मैपिंग, इट इज़ अ स्ट्रेटेजी दैट अलाउज यू to list all possible ideas relate to the topics. First, write the subject topic in the center of a page and circle it. Then, as you think of other ideas, write them around the central idea. सब्जेक्ट टॉपिक्स। तो देखें, सबसे पहले यही कह रहे हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है उसको आपने बीच में लिख दिया। उसके रिलेटेड क्या क्या और चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं जिस पे पैराग्राफ, उसको आपने साइड में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मेन है हमारे पास सिंध। अब सिंध में भी मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यही होता है क्लस्टरिंग करना। माइंड मैपिंग करना सीखा था ना, कि आपको किसी टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए दे दिया तो फिर आपने सोचना शुरू किया कि मुझे मेरे स्कूल पे ऐसे लिखने के लिए आया, तो अब मैं क्या क्या बातें लिखूंगा अपने स्कूल पर, ऐसे में क्या क्या बातें लिखूंगा। तो वो थी हमारे पास माइंड मैपिंग। इसी तरह से सेम चीज़ क्लस्टरिंग भी है आपके पास। अच्छा, अब इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 1 दी हुई है। कहा जा रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग क्लस्टर एंड एड 2 मोर थिंग्स रिलेटेड टू सिंध। तो अब यहाँ पर आपने क्लस्टर बनाना है। ठीक है, क्लस्टर क्या, कि बीच में सिंध लिखा हुआ है आपके पास, और सिंध से रिलेटेड आपने जो है वो चीज़ें बतानी है। सिंध से रिलेटेड चीज़ें बतानी है जिस पर आप पैराग्राफ भी लिख सके, अगर मैं आपको दे दूं
तो सिंध से बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, जो मैं ना ले सकूं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें रिलेट नहीं करती हैं, वो आप खुद भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा सिंध जो है, जो कि जिसमें कराची भी आता है, हैदराबाद, एक बहुत ही जो है वो सकाफ़त वाला सूबा है। बाकी पाकिस्तान के और भी सूबे जो है वो सकाफ़ती हैं, लेकिन हम सिंध में रहते हैं, सिंध की बुक पढ़ रहे हैं, तो सिंध से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंध जो है हमारा काफ़ी सकाफ़त वाला सूबा है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी कदीम सकाफ़तें उसके आपको बाकियात देखने के लिए मिल जाती है ना, जैसे कि मोंजो दाड़ो चले जाएँ या मकली कब्रिस्तान चले जाएँ, ठीक है, ठट्टा के करीब है ये, ठीक है। हाँ, तो सिंध से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं आप सिंध के लोगों की हॉस्पिटैलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने लिखनी थी, बाकी तो लिख के दी हुई हैं। अच्छा, होली सेंट्स, अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं और औलिया कराम की बात ना करें तो सिंध के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि सिंध में बहुत सारे औलिया कराम का मज़ार है। आप कोई भी शहर ऐसा नहीं बता सकते सिंध का जहाँ जो है वो फेमस औलिया कराम का मज़ार ना हो। कराची में आ जाएं तो यहाँ पर आपको शाह अब्दुल लतीफ़, यहाँ पर आपको जो है अब्दुल्ला शाह काजी, ठीक है। हाला चला जाएं तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई, इसी तरह से आप सेवन चले जाएं तो लाल शाहबाज कलंदर। तो सिंध के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अकीदत रखते हैं मज़ारात में, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं सिंध में, हिस्ट्री सिंध की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंध की हिस्ट्री जो है वो बहुत वसी है। लाड़काना में आप चले जाएं तो लाड़काना से करीब आपको मोंजो दाड़ो देखने के लिए मिल जाएगा। सिंध का क्लाइमेट, इसके ऊपर भी बात हो सकती है डिटेल में, ठीक है। क्लाइमेट आपने देखा ना सिंध का, यहाँ पर आपको सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम देखने के लिए मिल रहे होते हैं, ठीक है। इकॉनमी पे भी बात कर सकते हैं। कराची सिंध में जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स देता है। रेवेन्यू नहीं कहेंगे, टैक्स कह लीजिए इसको, टैक्स दे रहा होता है। कल्चर, सिंध की सकाफ़त जो आपको पता है, अजरक और टोपी और शलवार कमीज़ भी शामिल है जिसमें। अच्छा, एग्रीकल्चर, सिंध में आपने देखा ज़्यादातर ज़राअत का जो है वो शोबा लोग अपनाते हैं। आप अंदरूनी सिंध चले जाएं तो लोग खेती बाड़ी करते हुए सिंपल लाइफ जीते हुए नज़र आएंगे। तो और ओवरऑल मैं कहूँ तो सिंध जो है एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर आप जो है वो हर तरह के रंग देख सकते हैं। हर तरह के रंग से मुराद ये नहीं है कि आप यहाँ पे बर्फ़बारी भी देखने के लिए मिलेगी, बर्फ़बारी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कोयटा की तरफ जाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने हर सूबे को पाकिस्तान के जो है वो ना नेमतों से नवाजा है। बस ये है कि हमें उन नेमतों का ना एहसास करना है और अल्लाह ताला का जो है ना शुक्र करना है, और जो नेमतें नहीं हैं उन पर सब्र करना है, ताकि फिर जो नेमतें नहीं हैं वो भी मिलें। अब पैराग्राफ देखें। अब पैराग्राफ कैसे लिखना है उसको देख लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ में आपके पास डायरेक्ट, मैंने कहा ना पैराग्राफ ऐसा नहीं है कि मैंने कहा पैराग्राफ लिखो तो आपने कॉपी पेंसिल उठाई और शुरू हो गए पैराग्राफ लिखना। तो एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं हम। तो पैराग्राफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में आपके पास सबसे पहले होता है टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस ना ये यूनिवर्सिटी का लेवल है, कभी कभार तो बच्चे इसमें जो है ना परेशान हो जाते हैं टॉपिक सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, टॉपिक सेंटेंस एक बात याद रखिएगा, कभी भी स्टोरीज से रिलेटेड नहीं होता। स्टोरी में टॉपिक सेंटेंस नहीं होता। अब टॉपिक सेंटेंस होता क्या है, मैं जल्दी से यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस शुड इंक्लूड मेन आइडिया, सिंध, फोकस आइडिया, इकोनॉमी। अच्छा, अब समझे कि मैंने आपको सिंध दे दिया और उसकी इकोनॉमी पे लिखने के लिए एक पैराग्राफ दे दिया। तो टॉपिक सेंटेंस जो होगा ना वो सेंटेंस होगा जिससे पढ़ने वाले को पता चलेगा कि आपने सिंध की इकोनॉमी में पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अभी हम नीचे लिखेंगे ना तो और डिटेल में बात समझ में आएगी कि सिंध की इकोनॉमी में पैराग्राफ लिखा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके ऊपर पैराग्राफ लिखा है, तो एक लाइन तो ऐसी शामिल करूंगा ना जिसमें आपका जिक्र हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर पैराग्राफ लिखूं और आप ही का जिक्र ना करूं। तो समझ लीजिए टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस है जिससे आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही होगी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं कि पहले ही आ रहा हो, ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता। तो सिंध आपके पास मेन आइडिया हो गया या टॉपिक हो गया, और सिंध की जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो इकोनॉमी है पैराग्राफ में, ठीक है। तो सिंध आपका मेन टॉपिक हो गया और सिंध की जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे होंगे वो आपकी इकोनॉमी हो गई। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। तो ये एक टॉपिक सेंटेंस है कि आप बता रहे हैं कि जो सिंध की इकोनॉमी है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ऐसा नहीं है कि सिंध सिर्फ ज़राअत से कमाता है। सिंध में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक का भी बहुत बिजनेस है, कराची की तरफ आ जाए तो, और कराची में आपको सनत का भी बिजनेस मिलेगा बहुत सारा। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है पाकिस्तान को, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलिंग आइडियाज जो है वो है ऑल सेंटेंसेस शुड रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस। याद रखिएगा ये बात, जब भी पैराग्राफ लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि सिंध की इकोनॉमी पे बात करते करते आप सिंध के एग्रीकल्चर पे बात करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, सिंध के कल्चर को बताना शुरू कर दिया। तो नहीं, सिंध की इकोनॉमी पे लिख रहे हैं तो जितने भी सेंटेंस हों वो सिंध की इकोनॉमी से रिलेट करते हों। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग आइडियाज़ वो तमाम चीज़ें जो कि आप सिंध की इकोनॉमी से रिलेटेड ही लिखेंगे और वो उसी से रिलेटेड होने चाहिए तमाम सेंटेंस। तो ये लिख दिया यहाँ इन्होंने।
एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है वन ऑफ द फैक्टर्स इन एग्रीकल्चर, द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ सिंध आर कॉटन एंड राइस, दीज क्रॉप्स आर अ गुड सोर्स फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है कि जो बाहर से ज़र मुबादला आता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनाई और जाकर किसी बाहर के मुल्क में बेचा तो उसमें आपको डॉलर में पैसे मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक टोपी बनाई, चले टोपी नहीं एक कार ले लेते हैं, आपने पाकिस्तान में कार बनाई और इस कार को आपने ले जाकर किसी भी फॉरेन मुल्क, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, फ्रांस, किसी भी मुल्क में ले जाके बेचा, तो वहाँ पर आपको वो पैसे देंगे ना। तो वो पैसे जो देंगे वो आपको फॉरेन उसमें देंगे, ठीक है। वो आपको जो है वो फॉरेन करेंसी में दे रहे होंगे वो आपको। तो वो जो होगा ना आपका, वो क्या होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा। फिर आप उसको पाकिस्तान लेकर आएंगे, पाकिस्तान में उस पैसे को रखवा कर उसको जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में कराएंगे, तो वो फॉरेन एक्सचेंज आ गया आपका, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया हमारा। तो देख लें जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं तमाम सिंध की इकोनॉमी को बता रहे हैं कि भाई सिंध की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि सिंध का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, सिंध के कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सिंध के कल्चर से किस तरह से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमी पर बात करनी है सिंध की, ठीक है। तो ये देखिएगा ज़रा आगे और भी लिखा हुआ है। The second thing is tourism. Sindh attract foreigner because of its ancient sites and the tombs of various holy saints. Karachi has the biggest seaport and airport. तो देख लें ये भी बातें इसी चीज़ से रिलेट करती हैं कि सिंध की इकोनॉमी में टूरिज़्म यानी जो यहाँ पर होती है ना हमारी सयाहत, कि आपको पता है बहुत सारे आपने देखे होंगे चाइनीज़, अमेरिकन और बहुत सारे मुल्क के लोग जो कि आते हैं पाकिस्तान घूमने के लिए, कराची में भी घूमते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक वाक़या भी हुआ था कराची के जो है ना सी पोर्ट पे, यानी कराची के सी व्यू साइड पर, तो आपने वो भी देखा होगा। तो वो भी एक फॉरेनर पाकिस्तान आए हुए थे। तो यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे होते रहते हैं, वाक़ियत नहीं, लोग आते रहते हैं। वाक़ियत की तरफ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लोगों का आना लगा रहता है, बाहर के मुल्कों से लोग आते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर आपको हर तरह की जो है वो फैसिलिटी मिल रही होती है, तो इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर और इधर इंजॉय करते हैं। और कुछ लोग होते हैं व्लॉगर्स जो कि जिनका काम ही होता है मुख्तलिफ जगहों पर घूमना, तो वो भी पाकिस्तान का विजिट ज़रूर करते हैं। अच्छा, कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब आखिरी सेंटेंस जो होगा ना वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, जिसमें आप सब कुछ खत्म कर देंगे, यानी अपना पैराग्राफ खत्म करेंगे। सम अप द होल पैराग्राफ, तो वही है कि तमाम पैराग्राफ एक पॉइंट में, एक लाइन में ख़त्म करेंगे। ऑल दीज फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ सिंध। तो यहाँ पर आपने कहा था ना सम, उन्होंने कहा था ना कि सम करना है आपने पैराग्राफ का। तो जब आप ये बात लिखेंगे ना कि ये तमाम फैक्टर्स जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी काफ़ी जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं सिंध की इकोनॉमी में, तो यानी यहाँ पर आपने कहा कि बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब चलें, आपने पढ़ लिया किस तरह करना है। 3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी, टॉपिक, सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडियाज़, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो उसके बाद फिर आपका काम हो जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा अगर ये याद रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ गई है वो आ गई है हमारे पास। अब हमने लिखना है पैराग्राफ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अब इसी तरह आपने पैराग्राफ लिखना है। तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट एनी एस्पेक्ट फ्रॉम द क्लस्टर गिवन अर्लियर एंड राइट अ पैराग्राफ दीज ऑन द गाइडलाइंस गिवन अबव। तो देखें, गाइडलाइन को फॉलो करके पैराग्राफ लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो दिल में आ रहा है लिख रहे हैं। आपने पहले ये सोचना है कि आपने सिंध के किस चीज़ के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। सिंध की जो है वो हॉस्पिटैलिटी पे पैराग्राफ लिखना है, सिंध की जो है वो एग्रीकल्चर पे पैराग्राफ लिखना है, सिंध के जो है वो आपने हिस्ट्री पे पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने यहाँ चुना है सिंध का क्लाइमेट। तो सिंध के क्लाइमेट पे मैंने पैराग्राफ लिखा। तो जल्दी से ये पढ़ देता हूँ और फिर इसको उर्दू में बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखें मैंने क्या कहा है, यहाँ मैं जितनी भी बात करूँगा ना वो क्लाइमेट से करूँगा। मैं किसी और चीज़ को नहीं बताऊँगा, ना ही इकोनॉमी का जिक्र करूँगा, ना ही हिस्ट्री का जिक्र करूँगा, ना ही एग्रीकल्चर। सिर्फ और सिर्फ सिंध के क्लाइमेट का जिक्र करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि the province of Sindh is situated in a subtropical region. It is hot in the summer and cold in winter. Temperature frequently rise above 46 Celsius between May and August, and the minimum average temperature of 2 Celsius occurs during December and January. The annual rainfall average about nearly 9 inches, 230 millimeter, falling mainly during June and September. In mid-February and continuous until the end of September, whereas the cool northerly wind blow during the winter month
फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंध के क्लाइमेट को बताया, किसी और चीज़ को नहीं बताया, क्योंकि मैं सिंध के क्लाइमेट पे लिख रहा था ना। तो यही होता है क्लस्टर बनाने का काम, कि आपको पता हो कि किस टॉपिक पे हमने बात करनी है। तो मैंने सिंध के क्लाइमेट के बारे में क्या बताया कि सिंध जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है। सब ट्रॉपिकल रीजन यानी ऐसे रीजन में है सिंध जहां पर आपको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। यहाँ हम वेदर के बारे में नहीं बता रहे, क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह के मौसम यहाँ होते हैं और किस तरह का वेदर यहाँ रहता है। तो आपको पता है कि सिंध में गर्मी ज़्यादा पड़ती है जून जुलाई के टाइम में, तो 46 सेल्सियस जो है यहाँ पर हो जाता है अगस्त में या मई में। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं गर्मियाँ चल रही हैं, तो कितनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो सिंध में जो टेम्परेचर कम से कम आता है वो 2 सेल्सियस आ रहा होता है, जो कि सर्दियों के टाइम पर होता है, वो कि दिसंबर और जनवरी के टाइम पर होता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर बारिश भी होती है, और आपको पता है बारिश कब शुरू होती है सिंध के अंदर, हमारी जून और सितंबर और इस टाइम पे ये होती है। और रेनफॉल का तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और कितनी बारिश हो जाती है, 6-9 इंच से लेकर 230 मिलीमीटर, ये एवरेज बारिश होती है, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो सर्दियाँ यानी हवाएं जो चलती हैं, ठंडी हवाएं, वो चलती हैं अक्टूबर एंड जनवरी के दरमियान। देखा है ना, इस टाइम पे सर्दी बहुत होती है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें लिख ली। अब मैंने कहा था ना, आपने क्या करना है, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है, यानी आखिरी सेंटेंस। तो आखिरी सेंटेंस में मैंने लिखा है, इन द एंड सिंध हैज़ अ क्लाइमेट ऑफ वेराइंग टेम्परेचर एज वेल एज मानसून सीजन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सिंध के पास ऐसे जो है वो वेदर है, ऐसा जो है वो क्लाइमेट है जिसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। कम ज़्यादा से मुराद ऐसा नहीं है कि किसी भी मुल्क के पास ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है कि जो कि एक ही रहता हो। कम ज़्यादा से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर आ रहा होता है, बहुत कम भी, तो ये कम ज़्यादा है। ठीक है, और मानसून का सीज़न भी है यहाँ पर। तो ये हमने देखें लिखा ना एक पैराग्राफ इस पर। अच्छा, अब आप आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 पर, वो करते हैं। तो एक्सरसाइज 3 कहते हैं कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, दीज द क्लस्टर स्ट्रेटेजी एंड डिस्कस द की areas related to the following topics. Write the areas you discuss for each topic in your notebooks. तो देखें, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो ना अब तक, या कुछ भी जो है नहीं आ रहा था, तो यहाँ बिल्कुल आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। तो चलें, अब हमारी एक्सरसाइज है 3। ठीक है, एक्सरसाइज 3 है। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस जो है मैंने 1000 रुपीज़ रखी है। हम सब ने जो है वो डिस्कशन करके 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है, जिस फ़ीस में आपको तमाम नोट्स, तमाम लेक्चर, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपना। तो हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जो पढ़ा उसमें आपने ये करना है कि 3-3 के ग्रुप में काम करना है, अकेले काम नहीं कीजिएगा। जब ग्रुप में काम करते हैं तो पढ़ाई में और ज़्यादा दिल लगता है। ठीक है, तो क्लस्टर जो बनाना है वो बनाएं। आपको मेन टॉपिक दिया हुआ है, और आपने जो है ना और चीज़ें बतानी है उसी टॉपिक से रिलेटेड के, जिसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ना वो पॉल्यूशन, देखिए पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन है, ये मैंने खुद काम किया। ठीक है, तमाम काम वैसे मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। तो पोल्यूशन पे आपने लिखना है। अब देखिए, पोल्यूशन पे पैराग्राफ लिखने के लिए बोलूँ तो सिर्फ पोल्यूशन पे तो नहीं लिख सकते ना आप, आपको ये बताना होगा कि पोल्यूशन किस चीज़ की वजह से होता है, उस पर पैराग्राफ लिखूंगा ना मैं। जैसे व्हीकल की वजह से पोल्यूशन हो रहा होता है तो व्हीकल पे अगर कोई ऐसा बच्चा पैराग्राफ लिख के मेरे पास लाएगा ना कि पोल्यूशन लिखा हुआ हो, और कि कभी वो पोल्यूशन की वजह बता रहा हो व्हीकल, कभी वो पोल्यूशन में जो है वो, कभी वो पोल्यूशन की वजह जिक्र कर रहा हो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है वो, या उल्टी सीधी बातें पोल्यूशन पे लिख रहा हो, यानी जो उसके दिल में सेंटेंस आ रहा हो पोल्यूशन पे लिख रहा हो, तो ये मैं उसको कभी भी 10 में से 10 नंबर नहीं दूंगा उस पैराग्राफ में, कम से कम नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस लिख रहा है जो उसका दिल चाह रहा है, वो सेंटेंस नहीं लिख रहा जो टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉपिक से रिलेटेड उसको सेंटेंस कब पता चलेंगे, जब सबसे पहले वो इसका क्लस्टर बनाएगा। तो उसने क्या करना होगा, पहले उसने सोचना होगा कि मैंने पोल्यूशन की क्या वजह है, उस पर जो है वो पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, व्हीकल्स, तो आपको पता है ना पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से होता है। तो मेन हमारा हो गया पोल्यूशन, और दूसरा उसका जो है ना, उसका जो आइडिया हो गया, पोल्यूशन की जो वजह हो गई या पोल्यूशन की जो एरिया हो गया एक, और वो हो गया हमारे पास व्हीकल्स। ठीक है, पोल्यूशन आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी हो रहा होता है। जब आप जलाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को तो ये गैस निकल रही होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप इसको। बर्न, जो मुख्तलिफ चीज़ों को जब बर्न करते हैं आप तो ये निकलती है। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके पास जो है वो पोल्यूशन बढ़ रहा होता है। अब ये कैसे, अब आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना आप ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन, क्योंकि वो धुआं निकल रहा है ना बाइक से,
तो वो धुआं जो है वो पोल्यूशन है, आप उस धुएं को सूंघ नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप कभी अंडर बाईपास में से गाड़ी लेके जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता बंद हो जाए या अंडर बाईपास में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो लोग गाड़ियों को अंदर छोड़ के ही बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं अंडर बाईपास से। क्यों? क्योंकि वहाँ दम घुटने लग जाता है, इतना ज़्यादा धुआं होता है गाड़ी का, इतना ज़्यादा जो है वो परेशानी हो जाती है, लोग वहाँ से फ़ौरन गाड़ी छोड़ के निकल जाते हैं बंद करके। और कभी भी रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जो है आपकी बहुत तबीयत ख़राब कर सकता है, वो धुआं और वो जो पोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी का एसी चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं तो अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा होता है। तो वो क्यों? क्योंकि आप पेट्रोल जल रहा होता है, गैस जल रही होती है, डीजल जल रहा होता है, जिससे मुख्तलिफ जो है ना हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं गाड़ी से। और फिर वो अंडर बाईपास है, चारों तरफ से बंद है, सिर्फ दोनों तरफ से बंद है, सिर्फ दो तरफ से सामने खुला है, वो भी इतना दूर जाके खुला हुआ है, उसका बाहर जाने का रास्ता है। तो फिर जब तो जितना भी धुआं होता है वो सारा अंदर ही अंदर जो है ना गाड़ियों में आ रहा होता है, लोगों के जो है वो लोग उसको ले रहे होते हैं, तो इससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, ट्रैफिक जैम की वजह से भी आपको पता है होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो अब आप जो है ना पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लिख सकते हैं पैराग्राफ। पोल्यूशन और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमने फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा था ना कि वो एनर्जी सोर्स जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो दोबारा वो हासिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल कर लिया, 1 लीटर पेट्रोल, एस नहीं आएगा, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल आपने इस्तेमाल कर लिया। अब इसी 1 लीटर पेट्रोल को बनने में ना कई हज़ारों साल लगेंगे जब जाके ये बनेगा, क्योंकि ये फॉसल फ्यूल होता है। पेड़, जानवर, हैवानात जब मर जाते हैं, वो उनकी हड्डियाँ दब जाती हैं तो फिर उससे एक फ्यूल बनता है, तो ये वो फ्यूल होता है जिससे आप ये इस्तेमाल करके बैठते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, अब नेचुरल डिज़ास्टर तो जिसमें कोविड-19 आपने देखा ना, नेचुरल डिज़ास्टर में कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा लोगों के लिए। अर्थक्वेक, आपने पता है जब अर्थक्वेक आता है तो कितना नुकसान हो जाता है, ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। पॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने जो वहाँ पर मेन आइडिया था यहाँ मैंने सब आइडिया में डाल दिया। ये भी पोल्यूशन भी जो है ना एक नेचुरल डिज़ास्टर है, यानी जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा दुनिया को उतना ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा होता है। अब मैं आपको बोलूँ स्पोर्ट पर ऐसे लिखें, तो स्पोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको बोलूँ पैराग्राफ लिखें, ऐसे नहीं पैराग्राफ कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं पैराग्राफ में स्पोर्ट में। स्पोर्ट में जो है क्रिकेट भी आता है, बास्केटबॉल भी आता है, ओलंपिक भी आता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आता है, तो किस पे लिखेंगे? तो वही आपको पूछना पड़ेगा ना कि स्पोर्ट की किस चीज़ पे मैं ऐसे लिखूं, तो वो आप चीज़ें अब सोचनी है आपको। तो स्पोर्ट में आपके पास ओलंपिक आ गया, क्रिकेट आ गया, और हेल्दी एक्टिविटी होती है और इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। अब आप बोलेंगे कि सर इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा होता है स्पोर्ट की वजह से? तो अब जब देखा है आपने क्रिकेट मैच होता है तो कितने ज़्यादा टिकट के साथ साथ कितनी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, कितने ज़्यादा लोगों का कारोबार उससे जुड़ जाता है, कितने ज़्यादा लोगों की ट्रांसपोर्ट का जो है वो काम आ जाता है कि वो काम लोगों को स्टेडियम तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और लोग झंडे बेच रहे होते हैं, पाकिस्तान के बैजेस बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स से आपने देखा है ना, वर्ल्ड कप होता है तो लोग जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और दुनिया टीवी पे बैठ के देखती है तो कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उसके पैसे आते हैं, तो हज़ारों किस्म के पैसे आ रहे होते हैं एक स्पोर्ट के मैच से, तो ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 1 2 3 आखिरी 4 करते हैं, ज़्यादा देर की नहीं है, मैं आधे घंटे में इसको करूँगा कंप्लीट, आधा घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 4 में क्या है, बस आपने वही करना है कि जो ऊपर आपको टॉपिक दिए हुए थे ना, उसी टॉपिक को लेकर एक एरिया डिसाइड करना है, उसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि पोल्यूशन है तो व्हीकल को ले लीजिए, व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है व्हीकल पोल्यूशन, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दीजिए। फर्स्ट, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड सेलेक्ट वन ऑफ द above topic. Next, work individually, select one of the areas from the key areas that you discuss with the group and write a paragraph on it. तो अब ग्रुप में काम नहीं करिएगा, आप अलग अलग काम करिएगा। मेन टॉपिक ले लें, मेन टॉपिक में से एक चीज़ ले लें, जैसे व्हीकल ले लें, ठीक है, व्हीकल्स ले लें, तो व्हीकल ले लें। अच्छा, इसकी स्पेलिंग सही करें थोड़ी सबसे पहले, ठीक है, EL होता है, LE होता है, AL नहीं होता। तो सबसे पहले व्हीकल ले लें, और एक बच्चा व्हीकल पोल्यूशन और व्हीकल इस पे जो है पैराग्राफ लिख ले के जो पोल्यूशन व्हीकल की वजह से जो पोल्यूशन होता है उस पर पैराग्राफ लिख लें। एक बच्चा जो CO2 की वजह से पोल्यूशन होता है उसके ऊपर पैराग्राफ लिख लें, और एक बच्चा जो है वो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की वजह से पोल्यूशन होता है उस पर लिख लें। तो इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो चले व्हीकल पे लिखते हैं। अ व्हीकल नीड फ्यूल विच इज़ ऑफ 2 टाइप्स, डीजल एंड पेट्रोल। तो आपको पता है कि व्हीकल अगर आपको चलानी है कोई भी गाड़ी तो फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिक कार की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना वो पोल्यूशन होता है लेकिन कम होता है।
उसको शुरू में इतना पोल्यूशन हो जाता है कि फिर ये जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी है ना, इसका पोल्यूशन उसके काम सामने जो है ना वो कम लगता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक कार जो है ना उसका शुरू में पोल्यूशन बहुत होता है। जब आप इलेक्ट्रिक बैटरी बनाते हैं ना तो बहुत मुश्किल से बनती है बैटरी, तो उसमें बहुत पोल्यूशन हो जाता है। तो जब भी आपको गाड़ी चलानी है तो फिर आपको पता है पेट्रोल और डीजल तो चाहिए। देयर आर द फॉसिल फ्यूल आर दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विद इन द अर्थ। तो फॉसिल फ्यूल कहाँ से निकलता है? ऐसा तो नहीं है ना कोई हम लोग खुद बनाते हैं, तो अर्थ से निकल रहा होता है। ये अर्थ के जो कोर है, ज़मीन के अंदर से फ्यूल निकालते हैं ये। थ्रो अ व्हीकल हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स, इट इज़ अ मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। तो आपको पता है व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास वो है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थ्रेट भी है एनवायरनमेंट के लिए, मेजर थ्रेट। क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं, फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जो है वो गैसेस निकलती हैं। ठीक है, जब आप लोहे की चीज़ें बनाते हैं तो उन लोहे की चीज़ों को बनाने के लिए भी भट्टी को जलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी की जो छत है वो बनी बनाई तो नहीं मिलती ना, आपको बनानी पड़ती है। तो जब आप उस छत को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लोहे को या जो भी आप मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पिघलाएंगे और उसको शेप देंगे। तो जब आप आग लगाएंगे तो धुआं निकलेगा ना, तो कितना सारा धुआं, मल्टीप्लाई करते जाइए पोल्यूशन को। बस आप पोल्यूशन ऐड नहीं हो रहा, पोल्यूशन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो समझ लीजिए ये एक ऐसी बुलेट ट्रेन है पोल्यूशन कि जिसमें आप बैठे हुए हैं, मैं इसको एक बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी बुलेट ट्रेन है, पोल्यूशन एक ऐसी बुलेट ट्रेन है जिसमें आप बैठे हुए और तेज़ी से बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके एनवायरनमेंट को, और कदम भी उठाए जा रहे हैं इसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं और एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा बिकॉज इट क्रिएट पोल्यूशन विच इज़ इंक्रीजिंग। तो ये जो है पोल्यूशन को बढ़ा भी रहा है। ठीक है, एंड डेट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो आपको पता है कि गाड़ियाँ हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो कि नया मॉडल आने से पुराना मॉडल खड़ा कर देते हैं और नया मॉडल ले लेते हैं, पुराना मॉडल किसी को दे देते हैं। तो नए मॉडल की गाड़ी भी एक और आ गई और पुराने मॉडल की भी चल रही है। तो गाड़ियाँ और आबादी बढ़ती जा रही है। ठीक है, द फ्यूल ऑन विच अ व्हीकल रन्स गेट बर्न इनसाइड द इंजन विच इज टर्न इमेट वेरियस हार्मफुल गैसेस। तो आपको पता है कि जब गाड़ी के इंजन में फ्यूल जलता है तो उससे गैसेस निकलती हैं। आप चाहें तो कभी एक पेपर लीजिएगा, ठीक है, कोई पेपर लीजिएगा और जो गाड़ी का जो पीछे लगा होता है ना साइलेंसर, उसके ऊपर लगा दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि वो पेपर जल जाएगा और कितना गंदा हो जाएगा। तो वही सब धुआं जो गैस हैं जो हम बाद में जो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सांस लेते वक्त। द गैसेस डेट व्हीकल्स इमेट आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैसेस कौन सी निकलती हैं गाड़ी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा और भी गैसेस हैं लेकिन ये मेजर होती हैं। ऑल दिस गैसेस आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। ये हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए भी और साथ ही साथ हमारे लिए भी है। फर्दर मोर इट हैमर्स द हेल्थ ऑफ अ पर्सन टू अ डेंजरस एक्सटेंट। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाती हैं। If a number of vehicle is increased, pollution will also be increased because they are depend on each other. तो ये जो आखिरी मैंने सेंटेंस पढ़ा ना, इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज, तो ये जो था ना ये हमारा था ये था एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी जिसमें मैंने बात ख़त्म कर दी कि मैंने ये बता दिया कि भाई जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम व्हीकल की पोल्यूशन पे बात कर रहे थे, तो व्हीकल की पोल्यूशन पे रहे। हमने यहाँ पर कहीं भी उस पोल्यूशन का जिक्र नहीं किया जो कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा होता है या जो कि किसी और वजह से हो रहा होता है। हमने तमाम उसी पोल्यूशन की बात की जो कि गाड़ियों से रिलेट करती थी। तो यही होता है आपके पास जो है पैराग्राफ लिखने का तरीका। तो सबसे पहले एक क्लस्टर बनाएं, उसके ऊपर सोचें कि किस किस चीज़ों पे पैराग्राफ लिखा जा सकता है। पोल्यूशन की व्हीकल, पोल्यूशन की वजह CO2, पोल्यूशन की वजह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, पोल्यूशन की वजह ट्रेन भी होती है, ट्रेन भी बहुत ज़्यादा चलती है तो उससे भी धुआं निकलते हैं। पोल्यूशन की वजह वॉल्केनो जब फटते हैं, वॉल्केनो डिस्ट्रक्शन जब होती है, वॉल्केनो इंटरप्शन जब होती है, उससे भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारी और वजह हैं, आप वो सोच सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो काफ़ी हैं, आप भी अपने पास से सोच सकते हैं। तो ये थे मेरे तमाम एस्पेक्ट जिसके ऊपर मैंने जिक्र किया। एस्पेक्ट यानी तमाम वो नुक्ते जिसके ऊपर बात हो सकती थी। तो मैंने तमाम आपको एक्सरसाइज करा दी। आप चाहें तो किसी और टॉपिक पे भी लिख सकते हैं पैराग्राफ, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर बात अली की हो रही है और अली की बाइक की हो रही है तो अली और अली की बाइक पे ही बात करिएगा। ऐसा नहीं है कि हसन और हसन की बाइक पे बात शुरू हो जाए या हसन और हसन की गाड़ी पे। तो जो बात कर रहे हैं उसी से रिलेट रहे हैं। देखिए मैंने पोल्यूशन और व्हीकल को ही टॉपिक बनाए रखा।
कोई भी आप ऐसा सेंटेंस नहीं देख सकते जिसमें मैंने पोल्यूशन की वजह कोई और बता दी हो। मैंने पोल्यूशन की वजह हर मैं बाइक गाड़ियाँ ही बताई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ड्यूरिंग द वीडियो भी बताया था कि ग्रुप की फ़ीस जो है हमने 1000 रखी है, ठीक है। ये 1000 जो है ना वो सालाना है, माहाना नहीं है, ठीक है। इसी फीस में आपको नोट्स का PDF, गैस पेपर और मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट मटेरियल, लेक्चर्स, नोट्स, बुक्स, तमाम चीज़ें इसी में मिल जाएंगी और साल में एक ही बार ये फ़ीस आपको हमें पे करनी होगी। तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, उसी से आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लें एक बार और, तो इंशाल्लाह जो बात नहीं समझ में आई होगी ना वो आ जाएगी। क्योंकि रिवाइंड करके जब देखते हैं तो आप दूसरी बार देख रहे होते हैं तो पहले जो दिमाग में बैठा होता है वो और अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।